सुबह के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 19 साल का एक लड़का जो कि अपने ही गोदाम में काम कर रहा था। इसी बीच में उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी। जैसे ही माँ की आवाज़ उसके कानों तक पहुँचती है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि जब मैं काम करूँ तो मुझे रोका टोका मत करो। माँ ने कहा, बेटा मैं तो बस पूछ रही थी कि सुबह के 6 बजे तुम लकड़ी क्यों काट रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन वो लड़का अपनी माँ को डांटते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर जो माँ थी वो वहाँ से चली जाती है। इस तरीके से बस 5 से 6 घंटे का समय जो है वो बीत जाता है। दरअसल उसने उन 5 से 6 घंटे में 5 ताबूत तैयार किए थे और 5 ताबूत तैयार करने के सिर्फ एक ही मकसद था, उन 5 ताबूतों के अंदर एक एक लाश को पैक करना था। लगभग 4 महीने बीत जाते हैं। फिर उनमें से एक व्यक्ति निकलकर बाहर आता है, पुलिस स्टेशन जाता है और पूरी कहानी सुनाता है। जब ये कहानी सामने आती है तब पूरे प्रदेश भर में हंगामा फैल जाता है कि आखिरकार 19 साल के उस लड़के ने ऐसा क्या किया जिससे चारों तरफ सनसनी फैल जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लड़के ने वो कत्ल क्यों किए थे और वो पकड़ा कैसे जाता है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल के जिला मालदा की। दरअसल मालदा जिला अदालत के न्यायाधीश 17 मई 2025 को 23 साल के एक लड़का जिसका नाम आसिफ मोहम्मद होता है, उसको मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए कहते हैं कि इसको तब तक फांसी के फंदे पे लटका के रखा जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। दरअसल इस कहानी के बारे में शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। ये तारीख थी 28 फरवरी 2021 की दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। मालदा सिटी से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है। गांव का नाम है 16 माइल। वहीं एक बड़ा सा घर है, पास में ही 2 मंजिला एक गोदाम है और इस घर के अंदर 6 सदस्य रहते हैं। पिता है जिसका नाम जावेद अली है, उम्र 50 साल के आसपास है। माँ ईरा बीबी जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है। दादी अलिक जैन बीबी उम्र 75 साल। बहन आरिफा खातून जिसकी उम्र 17 साल है। बड़ा भाई आरिफ मोहम्मद उम्र जिसकी 21 साल होती है और छोटा भाई आसिफ जिसकी उम्र 19 साल होती है। दोपहर के 12 बजे के आसपास का भी ये वक्त हो रहा था। माँ ने आवाज लगाई कि खाना तैयार है, सब आ जाओ। आवाज लगाने के बाद पूरे परिवार के सदस्य यहाँ पे आ जाते हैं। एक तरफ माँ खाना लगा रही थी, दूसरा तरफ जो छोटा भाई होता है आसिफ, वो फ्रिज के अंदर से जूस की बोतल निकालता है और जूस की बोतल को निकालने के बाद अपने कमरे में लेके जाता है और कमरे में जाने के बाद उसके पास कुछ नींद की गोलियां होती है, वो लगभग 20 गोलियां उसके अंदर में डाल देता है। अब वो बोतल को हिलाते हुए कहता है कि अभी थोड़ी देर इसे और फ्रिज में रख देता हूं, तब तक हम लोग खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद इस जूस को पिया जाएगा। इसके बाद सब आराम से बैठते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं थोड़ा देर से खाने के लिए बैठा हूं, इसलिए आप एक काम करो, वहां फ्रिज के अंदर से जूस जो रखा हुआ है उस जूस को निकालो और सभी लोगों में परोस दो। अब उसका जो बड़ा भाई होता है वो फ्रिज के पास जाता है, वो जूस की बोतल को निकालता है। निकालने के बाद जूस को 6 गिलासों में भरता है। अब सब के सब वहां पे जूस पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो छोटा भाई होता है आसिफ, वो अपने गिलास को उठाता है और बिना उसे पिए वो सीधा गोदाम में जाता है और जाने के बाद वहां पे लैपटॉप पर इंग्लिश मूवी देखता है और इंग्लिश मूवी लगाने के बाद आराम से कान में लीड लगाकर देख रहा था उसको। कुछ वक्त बीत जाते हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद वापस वो लौटकर घर में आता है तो डाइनिंग टेबल पर उसके बराबर कुर्सियां होती है। कुर्सियों पर जितने भी सदस्य बैठे हुए थे, उसकी माँ, उसकी अब्बू, उसकी दादी, उसकी बहन, चाहे उसका भाई, ये सब के सब बेहोशी जैसे हालत में थे। सबके मुंह में झाग निकल रही थी। अब यहाँ पे वो समझ चुका था कि यहाँ पर कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद वो दौड़ता हुआ जाता है वापस अपने गोदाम में। गोदाम में जाने के बाद जो उसने सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो उसने 5 ताबूत तैयार किए थे उसको निकाल कर रखता है। अब वो अपने बाप की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे, देखता हूं आज तुम मुझ पर कितना चीखते हो। अब वो अपने बाप को घसीटता हुआ सीधा उस गोदाम में रखे हुए ताबूत के पास ले जाता है। उसके बाद सबसे पहले उसने बाप के हाथ को बांधा, उसके पैर बांधे, उसके मुंह पर टेप लगाया ताकि वो चीख ना सके, चिल्ला ना सके। उसके बाद अपने बाप को ताबूत में रख के उसे बंद कर देता है और कील ठोक देता है। उसके बाद उस ताबूत में एक होल से उसको पूरा पानी से भर देता है। उसके बाद वो फिर वापस घर में जाता है, अपनी माँ को लेके आता है। माँ से कहता है कि माँ अब्बू के पास में ही लेटी रहेगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब अपनी माँ को ताबूत के अंदर पैक कर देता है और पैक करने के बाद उसको भी ढक देता है और उसके अंदर भी पानी छोड़ देता है। अब जाकर वो अपनी बहन को लेके आता है। बहन को कहता है कि
तुम्हारी शादी के लिए पिता ने 10 लाख रुपए इकट्ठे किए थे और पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अभी तुम सिर्फ 15 साल की ही हो। पिता को बहुत जल्दी थी तुम्हारी शादी करवाने के लिए। अब तुम्हारी कब्र के अंदर ही तुम्हारी शादी होगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। इस तरह की बातचीत करते हुए वो अपनी बहन को भी ताबूत में डालकर पैक कर देता है और उसमें भी पानी छोड़ देता है। इसके बाद वो अपनी दादी के पास जाता है। दादी की उम्र 75 साल के आसपास थी। शरीर उनका भारी हो रहा था, इसलिए वो अपनी दादी को उठाने में सक्षम नहीं था। तभी उसने अपनी दादी के पैरों में रस्सी बांधा और उसको वस्तु की तरह, एक सामान की तरह खींचता हुआ घसीटता हुआ ताबूत तक ले जाता है। अब पैरों को बांधा जाता है, हाथों को बांधा जाता है और टेप लगाकर दादी को भी वो ताबूत के अंदर डाल देता है और पानी से उसको भर देता है। अब लास्ट में जो नंबर आता है वो उसका भाई का आता है, बड़े भाई का। उसे भी वो ताबूत के पास ले जाता है और ताबूत में भरने से पहले अपने भाई को वो बहुत मारता है, बहुत पीटता है और कहता है कि मुझे इस घर में आज तक जो भी सुनने को मिला है वो सब तुम्हारी वजह से मिला है। अब अपने भाई को वो पैक करता है और पैक करने के बाद ताबूत में उसको बंद करके उसको भी पानी से भर देता है। अब ये सब करते करते शाम के 7 बज जाते हैं और वो बहुत ज्यादा थक जाता है। अब वो जाके एक कोने में बैठा हुआ कुछ खा पी रहा था, तभी वो देखता है कि एक ताबूत जो कि हिल रहा था। तुरंत ही वो जाकर घर से एक पिस्तौल लेके आता है और फिर वो ताबूत के ढक्कन को खोलता है। उसमें उसका बड़ा भाई होता है। अब वो पिस्तौल अपने भाई की तरफ करता है उसे मारने के लिए, तभी भाई ने रिक्वेस्ट करना शुरू किया। रिक्वेस्ट करते हुए वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और ताकत लगाते हुए वो अपनी हाथों को खोल लेता है। वो उठकर खड़ा हो जाता है और अपने छोटे भाई से पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तब जो छोटा भाई था वो अपने भाई से गुस्से में बुदबुदाते हुए कहता है कि जो भी कुछ इस घर में होता है वो तुम्हारी वजह से होता है। और वो इस तरीके से अपने भाई को यहाँ पर जो तो मन में आ रहा था वो सब यहाँ पे बोलता जा रहा था। और तभी मौका देखते ही बड़े भाई जो है वो उसके हाथ से उसको पटक कर उसके हाथ से पिस्तौल जो था वो छीन लेता है। फिर दोनों में यहाँ पे हाथापाई होने लगती है। इसी हाथापाई में छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है मैं क्या कर सकता हूं। अब बड़ा भाई पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। फिर छोटा भाई ने कहा कि मेरे पास तुम्हारी एक वीडियो है। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है, उसकी गर्लफ्रेंड आई हुई थी उसके बड़े भाई की, जिसका नाम था सुल्ताना। सुल्ताना घर पे आई हुई थी। दोनों ही यहाँ पर आपत्तिजनक स्थिति में थे। तभी मौका पाते ही उसके छोटे भाई ने उसके गर्लफ्रेंड के साथ उसका आपस में आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बना लिया था। अब उसका छोटा भाई यहाँ पे कहता है कि तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इसे अलग अलग ग्रुपों में डालकर वायरल कर दूंगा और तुम यहाँ पर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब यहाँ पे जो बड़ा भाई था वो डर जाता है और पिस्तौल वापस छोटे भाई को दे देता है। अब छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि तुम ताबूत से बाहर निकल तो चुके हो, जाओ जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। आखिरकार बड़ा भाई अपना जान बचाकर वहां से भाग जाता है, एक गाड़ी पकड़ता है और कोलकाता निकल जाता है। अब छोटा भाई आसिफ अपने ही गोदाम के अंदर 6 फुट गहरा एक गड्ढा खोदता है। साथ ही उसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 12 से 13 फुट के आसपास होती है। उस गड्ढे को खोदते हुए उसे सुबह से लगभग 4 बज जाते हैं। 1 मार्च 2021 की सुबह होने लगती है। इस दौरान वो तेज आवाज में वो गाना भी यहाँ पे सुन रहा था। गाना सुनते सुनते वो ये सब जो काम था वो कर रहा था। वैसे इस घर से हमेशा ही गाना गाने की आवाज बहुत जोर जोर से आती रहती थी, इसलिए पड़ोस के जो लोग थे उनको इनसे कोई मतलब नहीं था। अब वो अपने पिता को, अपनी माँ को, अपनी दादी को, अपनी बहन को, जो उनकी लाशें थी उसे उस गड्ढे में दबाकर उसको पूरी तरीके से प्लेन कर देता है। उसके बाद वो आराम से जाकर सो जाता है। सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक पड़ोसी जिनका नाम नौशाद होता है, नौशाद लगातार घर के दरवाजे पर आवाज लगा रहा था। तब जाकर उसकी यहाँ पर नींद खुल जाती है। वो जोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि क्या बात है, कौन है। तब वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मम्मी से, तुम्हारी अब्बू से काम है, कोई जरूरी काम है, मेरी उनसे बात करवा दो। तब आसिफ कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, वो अमेरिका चले गए हैं। अब कुछ दिन पहले की बात है, जो माँ इसकी होती है उसकी माँ ने उस नौशाद को और पड़ोसियों में एक टिकट दिखाया था, जिससे वो बोल रही थी सबको कि वो जल्द ही अमेरिका जाने वाली है। तो नौशाद जो था वो भी ये बात सुनकर उसे कोई हैरानी नहीं होती और वो सुनकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ से वक्त जो है आगे बढ़ने लगता है। 1 हफ्ते के बाद आसिफ ने अपने बड़े भाई को फोन किया और कहता है कि तुम बिल्कुल शांत रहना, जैसा मैंने तुम्हें कहा था। यदि तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो देख लेना, मैं तुम्हारी सारी वीडियो को वायरल कर दूंगा। अब उसके बाद जो बड़ा भाई रहता है वो डरा रहता है, सहमा रहता है और धीरे धीरे करके इस तरीके से 17 दिन का समय बीत जाता है। इसके पास जो पैसे थे वो पैसे भी यहाँ पे खत्म हो चुके थे। तभी बड़े भाई ने अपने मामा को फोन किया, जो कि झारखंड में रहते थे।
वहां शीश मोहम्मद को वो फोन लगाता है और फोन लगाने के बाद कहता है कि मामा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं आपके पास आ सकता हूं, आपके पास कुछ दिन रह सकता हूं। उसके मामा ये बात सुनता है तो कहता है कि यार ये कैसी बात पूछ रहे हो, मामा के घर आओगे और वो भी पूछकर, जल्दी से आ जाओ और अपने परिवार को भी लेते आना। आखिरकार आरिफ जो बड़ा भाई था वो मामा के घर पहुंच जाता है और वहीं पे वो रहने लगता है और बिल्कुल शांत रहने लगता है। इस तरह यहाँ पे 4 दिन का समय बीत जाता है। आखिरकार उसके मामा पूछते हैं कि यार तुम्हारे घर से किसी से बातचीत करने की कोशिश करता हूं तो किसी से बात ही नहीं हो पाती है, नंबर भी बंद आ रहा है, तुम्हारे अब्बू तुम्हारी अम्मी ये सब कहाँ है, आखिरकार मामला क्या है। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, जब मैं घर गया था तो घर बंद था। इस तरीके से कुछ वो बहाने बना देता है। लेकिन उसका मामा आखिरकार छोटे वाले भाई को फोन लगाता है। फोन लगाने के बाद पूछता है कि अम्मी अब्बू से बातचीत कराओ मेरी। छोटा वाला भाई कहता है कि वो तो कब के अमेरिका जा चुके हैं, और ये कहते हुए वो फोन रख देता है। इस तरह यहाँ पे 3 महीने का वक्त जो है वो बीत जाता है। इसी बीच में आसिफ जो था छोटा भाई, वो अपने मामा शीश मोहम्मद को फोन करता है। फोन करने के बाद कहता है कि मामा जी, हमने जो अपना घर बनाया था तो उसमें आपसे 2,80,000 रुपए उधार लिए थे, आप आओ और अपने पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ। जैसे ही इस लड़के ने ये बात कही, मामा ये बात सुनकर यहाँ पर खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं 3-4 दिन में आ जाता हूँ। अब वो 3-4 दिन बाद जाता है और दरवाजे को नॉक करता है। अंदर से आसिफ पूछता है कि कौन है, तो वो कहता है कि मैं शीश मोहम्मद तुम्हारा मामू बोल रहा हूँ, पैसा लेने के लिए आया हूँ। अब आसिफ कहता है कि जिस दिन मैंने कहा था आप उस दिन तो आए नहीं, अब पैसा नहीं मिलेगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। अब जब मैं आपको बुलाऊंगा तब यहाँ पे आना और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब मामा को ये सब बात सुन के बहुत ज्यादा अजीब लगता है, बहुत ज्यादा खराब लगता है। अब यहाँ से वो चला जाता है सीधा अपने घर, और घर जाने के बाद बड़े वाले भांजे यानी कि आरिफ से पूछता है कि आरिफ, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बू कहाँ पर है? 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उनसे ना कोई बातचीत हो पा रही है, ना उनकी कोई खबर मिल पा रही है, आखिरकार पूरा मामला क्या है? अब आरिफ यहाँ पे टूट जाता है और रोने लगता है, और वो कहता है कि 28 फरवरी 2021 की बात है, आसिफ ने अम्मी अब्बू बहन और दादी का उसने कत्ल कर दिया है। मैंने अपनी आंखों से ताबूत के अंदर उनकी लाशों को भरते हुए देखा है। ये सुनते ही उसकी मामा यहाँ पे सहम जाते हैं। सीधा वो पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। वहां जाने के बाद वो कहते हैं कि कुछ इस तरीके की बात है, और वो पूरी कहानी सुनाता है पुलिस को। 19 जून 2021 की रात लगभग 8 बजे के आसपास पुलिस ने पूरी कहानी सुनी। उसके बाद एफआईआर वगैरह दर्ज किया, और एफआईआर दर्ज करने के बाद आसिफ के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब आवाज लगाते हैं कि तुम बाहर निकल के आओ, नहीं तो हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। लड़के ने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस ने यहाँ पे दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए। अब जब घर के अंदर जाते हैं तो अंदर में आसिफ वहां पर बैठा हुआ था। अब पुलिस यहाँ पे आसिफ को हिरासत में लेती है और उसको थाने लेकर चली जाती है। अब जब पुलिस ने आसिफ से सख्ती से पूछताछ किया तब वो बताता है कि मैंने उन्हें मारकर अपने गोदाम में दफना दिया है। अब मजदूरों को बुलाया जाता है और मजदूरों की मदद से आखिरकार गड्ढा खोदा जाता है। खोदने के बाद लगभग 6 फीट की गहराई के बाद पता चलता है कि उसमें 4 लाशें थी। उन चारों लाशों को बाहर निकाला जाता है, लेकिन लाशों की हालत बिल्कुल कंकाल जैसी हो चुकी थी। फिर जांच पड़ताल करने के लिए डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। डीएनए सैंपल के माध्यम से आखिरकार पता चलता है कि ये लाशें उनकी माँ, उनकी अब्बू, उनकी बहन और उसकी दादी की है। अब इसके बाद पूछा जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया? तब वो बताना शुरू करता है कि मुझे मेरे ही घर में हर चीज के लिए बहुत मुशक्कत करना पड़ता था। दरअसल उसने एक बार हाई स्कूल के बाद एक कोर्स किया था, और उस कोर्स को करने के बाद वो रिसर्च करता है। वो अपने पिता से कहता है कि उसको एक प्रोजेक्ट मिला है, अगर वो उस प्रोजेक्ट में शामिल होगा तो उसकी पूरी दुनिया में नाम हो जाएगी, लेकिन इसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए। अब पिता पूछता है कि कितने रुपए चाहिए, तो वो बताता है कि कुल उसे 23 लाख रुपए चाहिए। अब ये सुनकर उसका पिता यहाँ पे साफ साफ मना कर देता है, लेकिन वो यहाँ पे जिद पर अड़ जाता है, जिससे उसके पिता को अपनी 23 लाख की एक जमीन यहाँ पे बेचनी पड़ती है, और ये पैसा कुछ इस तरीके से वो इंतजाम करता है। लेकिन इतने पैसे लगाने के बावजूद भी वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता, वो सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। अब वक्त के साथ वो फिर से अपने घर वालों से लैपटॉप, मोबाइल जैसे गैजेट्स के लिए जिद करने लगता है। जब घर वाले दिलवाने से मना करते हैं तो गुस्से में वो घर छोड़कर चला जाता है। जब वापस लौटकर घर आता है तो माँ कहती है कि ये बच्चा है, इस तरीके से अगर ये जाता रहा तो किसी दिन ऐसी खबर ना आ जाए कि कुछ अनहोनी हो गई हो। इसलिए जो वो कहता है उसकी बात मान लेते हैं, और अब उसे लैपटॉप, मोबाइल, जो भी गैजेट्स उसे चाहिए थे वो सब उसको दिलवा दिया जाता है। इस तरीके से उसने 23 लाख की जो जमीन थी वो बिकवाई, साथ ही में जो गोदाम था वो गोदाम भी जिद करके अपने पापा से अपने नाम पे वो चढ़वा लेता है। और आखिरकार घर वाले उसकी जिद के आगे हमेशा टूटते चले जाते हैं और उसकी हर एक जिद को पूरा करते चले जाते हैं।
अब एक दिन जो आसिफ होता है वो अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू मुझे नींद नहीं आती है, मुझे कुछ गोलियां दिला दो। तो अब्बू क्या करते हैं कि उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उसको दिखाते हैं और उसको गोली दिलवा देते हैं। अब एक दिन आसिफ यहाँ पे क्या करता है कि डॉक्टर के पास जाकर भारी मात्रा में वो नींद की गोली लेकर घर चला आता है और उसी गोली को वो 28 फरवरी 2021 को अपने घर में सबको बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करता है और उसको इस्तेमाल करने के बाद सबको मौत के घाट उतार देता है। अब जब ये पूरी कहानी पुलिस सुनती है तो उसके बाद उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद चार्जशीट दाखिल करती है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। 26 अगस्त 2021 को मालदा सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है। आखिरकार तारीख पर तारीख पड़ती है। उसके बाद फिर 16 मई 2025 को उसको दोषी करार दे दिया जाता है और अगले ही दिन 17 मई 2025 को उसको मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं। आखिरकार फिलहाल वो मालदा के जेल में बंद है। हाई कोर्ट में ये मामला लंबित है और हाई कोर्ट के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अभी राष्ट्रपति के पास भी ये जो फाइल है वो जाना है और जब तक ये फाइल शायद राष्ट्रपति जी तक पहुंचेगी तब तक कितने ही साल यहाँ पे बीत जाएंगे, क्योंकि हमारे देश का कानून कितना धीरे धीरे चलता है ये आप लोग सहज ही अंदाजा इससे लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का इसने अपराध किया है वाकई इसको कम से कम समय में फांसी जरूर होनी चाहिए ताकि समाज को एक संदेश दिया जा सके। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।